सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ बड़ा बेहतर शुरू हुआ था। मुस्बत पेशरफ थी, 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। लेकिन जब मार्केट का अख्ताम हुआ तो कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली और जो मार्केट की इब्तिदा में 79,000 का इंडेक्स जब मार्केट ने अबूर कर लिया था, उसके बाद तवक्को ये थी कि ये हद बरकरार रहेगी, लेकिन आखिर में ऐसा हुआ नहीं और 78,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर मार्केट आज क्लोज हुई है। अब साथ साथ कुछ खबरें जो पाकिस्तान का अगला IMF प्रोग्राम है उसके हवाले से भी सामने आ रही हैं। और 4 सितंबर को जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो शेड्यूल अभी तक सामने आया है, उसमें पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का एजेंडा ही शामिल नहीं है। तो ये $7 अरब का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को, इसकी फाइनल अप्रूवल कब होगी, तमाम प्रोसेस कब मुकम्मल होगा, चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त ये बहुत ही नागुज़ीर है। और कहा यह जा रहा है कि सितंबर में ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी जो सितंबर का इब्तिदाई हफ्ता है उसमें कम से कम IMF के प्लान में पहले हफ्ते तक तो ये चीज़ शामिल नहीं है। अब इसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर आने वाले दिनों में किस तरह से मुरतब होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो 4 सितंबर तक का शेड्यूल है उसमें तो पाकिस्तान का प्रोग्राम ये शामिल नहीं है। अभी $7 अरब की इस वक्त कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान की इकॉनमी को, और सितंबर में ही ये सब मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान के पास ये डॉलर्स आ जाएं, इसकी इस वक्त कितनी ज़रूरत है? जरूरत तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत है, जाहिर है, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि सितंबर में भी कोई हतमी फैसला, सितंबर के बाद देखें कि कब मीटिंग होती है और फिर कब फैसला होता है। जैसे आपने खुद फरमाया कि 4 सितंबर की मीटिंग में तो हम एजेंडे में शामिल ही नहीं है, और ये बात बहुत अरसे से वजारत खजाना के इल्म में था। ये बात कहा जरूर जा रहा था, लेकिन उन्हें मालूम था। इसी वजह से वजीर खजाना जो हैं वो मुख्तलिफ जराए से जो है कुछ फंड्स रेज करने की कोशिश करते रहे। इस सिलसिले में उन्होंने UAE का भी दौरा किया था और 4 अरब रुपए जो है वो कर्ज लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें भी बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुए। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनसे भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही। अब आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी IMF के साथ जो है वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है पैसा ले रहे हैं, दैट इज 5.09% टू बी एग्जैक्ट। और अगर हम कमर्शियल बैंकों से लेते हैं तो ये 10% तक हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। उसके अलावा ये शर्त पहले से IMF की थी कि 26 अरब डॉलर जो हमें जमा करने थे उसमें 2 अरब का शॉर्टफॉल था, और वो 2 अरब डॉलर जो है वो अभी तक हमें कहीं से मिल नहीं पा रहे। उसके अलावा 12 अरब डॉलर जो है वो हमें रोल ओवर करवाने थे, उसमें भी हमें अभी कामयाबी नहीं हुई है, और ये पेशगी शराइत में शामिल था IMF। तो इस वजह से इस वक्त हम वी आर इन हॉट वाटर। मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इज इन हॉट वाटर। इस वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। अगर हमने कोई जामिया प्लान नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मजीद मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये भी बताएगा कि नईम साहब, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाता है उसके बाद फिर ये जो बोर्ड अप्रूवल है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, ये इसमें इतनी ताख़ीर क्यों होती है? एक इजलास, दूसरा इजलास, तीसरा इजलास। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद तो शायद जो नेक्स्ट प्रोबेबल इजलास हो बोर्ड मीटिंग का, उसमें ये अप्रूवल हो जानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है जनाब, मेहरबानी करके आप इस बात को समझ लीजिए कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो वो सारी शराइत भी पूरी हो जाती हैं। जाहिर है कि स्टाफ एग्रीमेंट के बाद इसलिए होता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ये बताया जाता है कि तमाम टर्म एंड कंडीशंस मीट हो गई हैं, लेकिन हमें 2 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। 2 अरब डॉलर का, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो शॉर्टफॉल थी, वो पूरी अभी तक नहीं हुई। इसी तरह रोल ओवर का मामला जो है वो भी नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम है। उस वक्त फॉर्मेलिटी होती है जब सब कुछ पूरा हो जाए, लेकिन हम अभी कुछ शराइत पूरी करने की पोजीशन में नहीं है, या शराइत पूरी करने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से जो है वो मामला आगे बढ़ गया। ये वजह है। सही। तो अब नईम साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त रोल ओवर्स की जो दरखास्तें चाइना को, सऊदी अरब को, UAE को की हुई हैं, अब ये इन पर इस वक्त कितनी डिपेंडेंसी है? क्योंकि चाइना का सिर्फ कैश डिपॉजिट की सूरत में तो ये कर्ज नहीं है, बल्कि इसके अलावा कमर्शियल लोन भी है। अब ये दोनों इस वक्त लोन्स इस वक्त आगे बढ़ाए जाएँ, इनको रोल ओवर किया जाए, या एक आध भी रोल ओवर होता है तो उससे कम से कम एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो जाएगा?
ये तो देखें, अब हुकूमत के ऊपर है, ये वजारत खजाना के ऊपर है कि ये मतलब ये है कि किस तरह इस माहौल को बनाते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत से देखें तो बात यह है कि हुकूमत की जो इक़दामात हैं वो हमें उस तरफ जाते नज़र आ नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो बिजनेस छोड़ के जा रही हैं। टेलीनॉर पर आप काफ़ी बात कर चुके हैं। जी। शेल वाले जो है वो अपने शेयर सेल आउट कर रहे हैं। टोटल पाकिस्तान ने कर दिया है। कल मिल्लत ट्रैक्टर जो है वो बंद हो गया है। महज इसलिए बंद हो रहा है कि एफबीआर उन्हें रिफंड्स उनके नहीं दे रहा। उसके अलावा फिर बहुत आपको मालूम है कि काफ़ी दिन से ये सारा सिलसिला फ्रीलांसर्स का जो चल रहा है, इंटरनेट का जो स्लो करने का मामला है, आप इसमें हुकूमत की गैर संजीदगी आप देखें। पूरे मुल्क में हाहाकार मची है, लेकिन कोई एक वजीर, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कोई जिम्मेदाराना बयान दे सके और ये बता सके कि इस सारे मामले का कोई हल है। यानी पूरा आप समझ लें कि ये फ्रीलांसिंग मार्केट जो है हमारे हाथ से निकल रही है। आप सिर्फ आज के अखबारात उठा के आप देख लीजिए, आप बिजनेस रिपोर्टर देख लें, डॉन देख लें, आप मुख्तलिफ अखबारात देख लें, सब में नजर आ रहा है कि हमारा ये बिजनेस जो है फिलिपाइन चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, भारत चला जाएगा, लेकिन हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंग रही। कोई आईटी का वजीर ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो हमें इसका हल बता सके। हत्ता कि आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है वो ये बात सुन के बरहम हो गए, वो नाराज हो गए ये सुनकर कि जनाब हुकूमत को पता ही नहीं है कि इंटरनेट जो है वो सुस्त हो रहा है या बंद हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमती नुमाइंदे हाई कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि अच्छा नेट सुस्त हो गया, हमें तो पता नहीं है। तो जहां संजीदगी का ये आलम हो पाकिस्तान की मईशत के साथ, आप बताइए वहां मैं क्या आपसे कहूं कि ये इक़दाम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। आप देख लीजिए एनर्जी के मामले में भी महीनों से गुफ्तगू हो रही है। पूरे मुल्क को ये एहसास हो गया है कि कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पे हमने किन लोगों को कितना कुछ दिया है, लेकिन आज तक हुकूमत ने उस सिलसिले में क्या किया है। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ पावर सेक्टर के टैक्सेस कुछ कम करने की सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन अभी हकीकी मानों में पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ ये कहते हुए कि मुझे कोई हकीकी कदम उठता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात और इस वक्त जाहिर है कि उम्मीदें बहुत हैं हुकूमत से, लेकिन हुकूमत का इस वक्त पेस, हुकूमत की स्पीड खासी स्लो मईशत की बेहतरी में हमें दिखाई दे रही है। और अब एक तरफ बिजली को सस्ता करने के इक़दामात, सब्सिडी देने की सूरत में चंद सूबों की जानिब से उठाए गए, ऐलान हुआ पंजाब से, दीगर सूबों पर अभी इसको काम करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर भी इस तरह के ऐलानात होने चाहिए थे, ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन खबरें ये सामने आ रही हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर हर दूसरे दिन बिजली की कीमत अभी भी बढ़ती जा रही है। बिजली की कीमत में ₹1.90 का जो माहाना ये इजाफा किया गया है नेपरा की जानिब से, अब जो वज़ीर तवानाई हैं वो एक बात कह रहे हैं कि जो प्रीपेड मीटर्स हैं उस पर भी इसमें हुकूमत गौर कर रही है। तो अगर इस तरह का कोई मनसूबा लेकर आया जाता है, उससे फिर आवाम पर क्या ये जो बोझ है बिजली की बढ़ती कीमत का, इसमें कोई कमी हो सकेगी? क्या ये इस मसले का हल है? या फिर सस्ती बिजली अगर पैदा करनी है तो उसके लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली इस वक्त अपनानी पड़ेगी? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये प्रीपेड मीटर्स को लाने की बात हो रही है, IPP से रीनेगोशिएशन की बात हो रही है, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ भी होता आगे नहीं देख रहे हैं। एक पंजाब की हद तक ऐलान हुआ, लेकिन वो भी 2 माह का एक रिलीफ है। ये मुस्तकिल रिलीफ बिजली के शोबे में लोगों को कैसे मिल सकेगा आपकी नज़र में? देखिए, बातें तो काफ़ी हो रही हैं, काफ़ी अरसे से हो रही हैं, और मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया कि इन बातों को आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है। और इम्प्लीमेंटेशन उन मेयर्स की नहीं जो शॉर्ट टर्म मेयर्स हैं, जैसे कि अभी आपने सब्सिडीज़ की बात की। सब्सिडीज़ हमेशा मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। अभी जो हमें जिस सोल्यूशन की ज़रूरत है वो एक इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म मार्केट बेस्ड सोल्यूशन की ज़रूरत है। आपको सेक्टर के अंदर कंपटीशन लेके आना है, सेक्टर के अंदर इनोवेशन लेके आनी है, सेक्टर के अंदर आपने ये जितनी भी सब्सिडाइज्ड आपका प्रोसेसेस हैं इनको ख़त्म करना है। तब जाके आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं। सब्सिडी या इंसेंटिव एक सूरत में प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो हैं आप उन कंज्यूमर्स को जिनको आप
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कम पे चार्ज करते हैं, खास तौर पे आपके लाइफ लाइन एंड प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, अगर आप उनको सब्सिडी देके या इंसेंटिवाइज करके रूफटॉप सोलर पे कन्वर्ट करते हैं तो शायद ये सेक्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए अच्छा होगा, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। लेकिन सब्सिडीज इलेक्ट्रिसिटी रेट कम करके प्रोवाइड करना ये शायद एक लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म के लिए फीजिबल नहीं होगा। हमें करना ये है कि हमें इनएफिशिएंट प्लांट्स को जो है वो एफिशिएंसी की तरफ लेके आना है, यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाना है और प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन बढ़ानी है सेक्टर में, ताकि हम जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को लिंक कर सकें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ। और दूसरी चीज़ हमें ये करने की है, हमें अपनी सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट करना है, फॉरेन कंपनीज को ट्रांसमिशन साइड पे लेके आएँ ताकि आपका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ठीक हो सके। और जब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ठीक होगा तब जाके आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, और फिर जो है वो जो आपकी फ्यूल प्राइस है, आपकी जो जनरेशन कॉस्ट है वो कम होना शुरू होगी। आईपीपीज के लिए भी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर मैशियत अच्छी होगी तो आपके आईपीपीज के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो इस पे आईपीपीज के साथ बात की जा सकती है। और अगर इन टर्म्स पे आईपीपीज के साथ बात की जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे जो है वो बात करने में कतराएंगे, वो बिल्कुल टेबल पे आएंगे और आप टेबल पे बैठ के उनके साथ रीनिगोशिएट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर वाकई अगर सीरियसनेस के साथ काम किया जाता है, उसको थोड़ा सा कम करने के कोई इकदाम किए जाते हैं, अगर जो सस्ते इस वक्त ज़राए हैं बिजली के उस पर जाया जाता है तो इससे, और फिर अगर ये जनरेशन के साथ साथ कंजम्पशन भी अगर बढ़ाई जाती है तो इससे जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं क्या उन पर कोई असर पड़ सकता है, या वो तो फिर एज इट इज़ रहने हैं कि चूँकि ज़ाहिर एग्रीमेंट में शामिल है और वो तो उसी तरह हुकूमत को अदा करने ही होंगे और ज़ाहिर हुकूमत उसका बोझ काम सारिफ पर ही डालती है? देखिए, आप इस तरह से समझें कि आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं। लेट्स से कि अगर 1000 रुपये के कैपेसिटी चार्जेस हैं और 500 लोग यूज़ करने वाले हैं, हर बंदे के हिस्से में 2 रुपये के कैपेसिटी चार्जेस आते हैं। और अगर ये रेशो कम होके 500 से कम होके 100 रुपये पे आ जाएगी तो आपके कैपेसिटी चार्जेस 2 रुपये से बढ़ के 10 रुपये पर यूनिट हो जाएंगे या पर कंज्यूमर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी है कि अभी का जो हमारा प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि आपको जब भी कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते हैं गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपके जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही कंजम्पशन कम होती है कैपेसिटी चार्जेस पर कैपिटा टर्म्स में फिर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक डेथ स्पाइरल जो है, अपवर्ड स्पाइरल जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। तो हमें प्राइसिंग मैकेनिज्म को इस तरह से ठीक करना है कि वो कंज्यूमर्स, खास तौर पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप इनोवेटिव टैरिफ लेके आएँ, उनको इंसेंटिव्स सब्सिडी की फॉर्म में प्रोवाइड ना करें, उनके साथ ये डील करें कि अगर वो एक्सपोर्ट्स या प्रोडक्शन को अपनी बढ़ाते हैं तो उस प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज एक्सपोर्ट की मद में जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होगी उसका रेट कम से कम होता जाएगा, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़े, साथ में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े और साथ में जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये कम होना शुरू हो जाए। और दूसरी साइड पे आपको अपने रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को का जो रेशियो है एनर्जी मिक्स में, कंजम्पशन मिक्स में, उसको कम करना होगा और इंडस्ट्री का रेशियो जो है वो बढ़ाना होगा, तब जाके प्रोडक्टिव कंजम्पशन जो है वो होगी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि इसी दौरान ज़ाहिर है आईपीपीज़ के साथ भी मामला को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन रीनेगोशिएशन का स्पेस या विंडो क्या मौजूद है? चूँकि एग्रीमेंट में जब प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव की क्लॉज शामिल होती है तो इस पीएफआई के लागू होते हुए क्या उनको कन्विंस किया जा सकता है या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी भी बात पर उनको मनाने की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, अगर आप चाइनीज़ पावर प्लांट्स की एग्जांपल लें तो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो G2G हुए हैं। गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। आपको सिर्फ कन्विंस करना है टेबल पे बैठ के, जितने लॉजिकल आर्गूमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो कन्विंस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स हैं उनकी पेमेंट्स पाकिस्तान में स्ट्रेंडेड हैं, फंसी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज उस तरह से इनफ्लोज जो है वो नहीं है कि आप पे बैक कर सकें। तो अगर चाइनीज़ पावर प्लांट्स हमें कुछ कुशन प्रोवाइड करते हैं, डेट रीप्रोफाइल होता है या रीनिगोशिएट होता है पीपीएस, तो पाकिस्तान के पास वो कुशन आ जाएगा कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कम रेट्स पे, और उस कम रेट्स की वजह से आपकी जो मैशियत का पहिया है वो चलना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी मद में जो डॉलर्स आते हैं आप उनको पे बैक कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये समझाने की ज़रूरत है, लेकिन ये निगोशिएशंस के साथ ही होगा।
जितना टेबल पे बैठ के दोनों फरीक आपस में बात करेंगे, कोई ना कोई सूरत जो है वो निकल आएगी। तीसरी चीज़, हमें अपने जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनको रिटायर करने की भी ज़रूरत है, शायद अर्ली रिटायर करने की भी ज़रूरत है। आजकल दुनिया में काफ़ी सारे फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज़्म है, वो आपको कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है कि आप अपने फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को खरीद के उन्हें अर्ली रिटायर कर दें और उनकी जगह पे अल्टरनेटिव या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगा लें। तो इस तरह के ऑप्शंस पाकिस्तान के पास टेबल पे मौजूद हैं, गवर्नमेंट के पास मौजूद है। दूसरी चीज़ हमें ये भी करनी है और डॉक्टर साहब, ये लोन फिर पाकिस्तान इन लोन्स के लिए कहाँ अप्लाई करेगा? कमर्शियल बैंक से ये लोन मिल जाएंगे या कुछ ममालिक के पास जाना पड़ेगा अगर ये रिन्यूएबल प्लांट्स लगाने? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो तो सीधा है कि आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाना है। उसकी एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रही थी पिछली गवर्नमेंट के दौर में, उसको रोक दिया गया, उसको दोबारा रीइनिशिएट करके। इसी तरह से एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का मैकेनिज्म होता है जो कि आपको G7 कंट्रीज और उनका प्राइवेट सेक्टर आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ जाना होगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा। अब ये जो घिसे पिटे पुराने सॉल्यूशंस हैं इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं हम लोग, हमें अब जो है वो थोड़ा सा इनोवेशंस की तरफ जाना होगा। और डॉक्टर ये लोन लेके ये सिर्फ जो G2G एग्रीमेंट हैं IPPs के साथ यानी दूसरे ममालिक के साथ, ये सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट्स पर ये काम हो सकता है या जो पाकिस्तान के अपने लोकल IPPs हैं उन पर तो शायद बगैर इस लोन को अप्लाई किए भी डील हो सकती है? जी जी बिल्कुल हो सकती है। हमें शुरू अपने लोकल IPP से ही करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करते आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि वो जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करे। तो आपको अपने IPP से स्टार्ट करना होगा। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड है। जितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एफिशिएंट होंगी और आप अपने लॉसेस को रोकेंगे, बिजली चोरी को जो है वो रोकेंगे, तो आप जो है वो उतना एफिशिएंटली निगोशिएट करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि जब भी आप निगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे IPPs के साथ रीनिगोशिएट करने के लिए, पहली चीज़ जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इतना नुकसान हो रहा है, पहले इसको तो पूरा किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी एफिशिएंट करना है और वो उसको शायद प्राइवेटाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है। आपकी जो कंपनीज हैं उनमें कंपटीशन के थ्रू किया जा सकता है। तो ये वाले कुछ रिफॉर्म्स हैं जिसपे और डॉक्टर ये फॉसिल फ्यूल से अगर रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने की कोशिश करती है हुकूमत, तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? इसको कितना अरसा दरकार होगा लोन के लिए अप्लाई करना, लेना, फिर अमल दरामद करना? देखें, जो इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के केस में था, उन्होंने जो है वो एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था। उसमें होता ही है कि आप सभी सेक्टर्स में एनर्जी ट्रांजिशन का एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हर सेक्टर में, खा वो ट्रांसपोर्ट है, खा वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, खा वो आपकी इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन है, किस तरह से आप एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे। तो जितना जल्दी गवर्नमेंट ये प्लान बनाती है। और दूसरा ये होता है कि ये ए पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गुंजाइश कम होती है। मीन्स के अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो रही है तो उस प्लान को वही प्लान रहना है, तब जाके आपको ये फाइनेंशियल जो इनोवेशन है या एग्रीमेंट्स हैं होते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे करके चलना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आज डिसाइड करती है कि हमें इन ऑप्शंस पे जाना है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 1 से 2 साल में हम जो है वो ये वाली फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बड़ा ज़रूरी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम स्टोरीज पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ताजरों पर जब से टैक्स लगा है उसके बाद से उनके एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ वक्तों में पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी मार्केट्स को बंद किया गया। अब 28 अगस्त को एक बड़े पैमाने पर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और फिर इस एहतजाज के दायरे को मज़ीद भी वसी करने का कहा गया। उनका मुतालबा ये कि जो 60,000 रुपये का इजाफी टैक्स ताजरों पर लगाया गया है उस टैक्स को फौरी तौर पर FBR की जानिब से ख़त्म किया जाए। अब उनकी अपनी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उसके ज़रिए कई बार हुक्काम बाला तक ये बात पहुँचाई गई है। पिछले दिनों में वज़ीर ख़जाना जब कराची आए, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई तो उनके साथ मीटिंग में भी ये तमाम चीज़ें उन तक रखी गई हैं। लेकिन फिर आगे अब मामलात किस तरह से जाएंगे और हुकूमत कितनी संजीदगी इस पर दिखा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार शेख साहब KCCI के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ताजिरों का जो बुनियादी मसला वो है क्या और ये हल कब तक होगा? देखिए जी, इनका बुनियादी मसला ये है कि जी 60,000 रुपये के नोटिस सबको आ रहे हैं पर मंथ के। तमाम दुकानदार
ख्वाह वो रजिस्टर है या नहीं है। जबकि ताजिर दोस्त स्कीम में क्लियर कट कहा गया था कि 1000 से 1200 के दरमियान हम भेजेंगे एडवांस टैक्स के लिए पर मंथ, लेकिन उन्होंने 60,000 रुपये पे अपार्ट के वो बंदा रजिस्टर्ड है जिसको नहीं भेजना चाहिए था उसको भी भेजा है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो है ताजिर दोस्त स्कीम की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। तो उसके लिए ताजिरों ने सबने जो शटर डाउन हड़ताल के लिए अनाउंस किया है उसकी कराची चैम्बर ने हमायत कर। सही। तो इफ्तिखार साहब, ये जो ट्रेड बॉडीज़ हैं इस वक्त, चाहे वो कराची लेवल की हों चाहे वो फेडरेशन के लेवल की हों, वो इस वक्त किसके साथ हैं? आप लोग किसके साथ हैं? आप हुकूमत की तरफ हैं, आप ताजिरों की तरफ हैं? चूँकि आप लोग दरमियान में, इधर का पैगाम आपने उधर पहुँचाना है, उधर का मैसेज इधर कन्वे करना है, आपकी पोजीशन क्या है? देखिए जी, हम कभी भी हुकूमत के साथ नहीं खड़े रहे, हम हमेशा ताजिरों के साथ खड़े हैं। इस बार भी हम ताजिरों के साथ ही खड़े हैं। ताजिरों का जो मसले मसाइल होते हैं वो कराची चैम्बर में हमारी जो एसोसिएशंस हैं और जो बॉडीज़ हैं वो लेके आती हैं। हम उसको कोशिश करते हैं कि इसको बैठकर हल किया जाए। हमने खतूत लिखी है, गवर्नमेंट के खिलाफ को बताया है कि ये प्रॉब्लम है और इससे मसले मसाइल जो है आएंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कान नहीं धरा। तो ट्रेड बॉडीज़ ने मिलकर ये फैसला किया है कि जी हम इलेक्शन या हम उस पर शटर डाउन पे जाएंगे, जिसकी हमने हिमायत की है कि जब तक ये मसले इनके हल नहीं होते हम शटर डाउन वाला ऑप्शन जो है उसकी हिमायत करें। तो इफ्तिखार साहब, एक ऐसी टेबल टॉक जिससे मामले का हल निकल सके, नतीजा खेज साबित हो, क्या मुमकिन है कि ऐसी टेबल टॉक हो सके जिसमें ताजिर हजरात भी हों, जिसमें हुकूमत भी मौजूद हो? ये हमारी कोशिश तो यही है कि जी उनके जो मसले मसाइल हैं हम बैठें और बैठकर इसको सॉर्ट आउट करें। और हुकूमत को भी यही हमने कहा था कि आप, लेकिन हुकूमत के कान पे बिल्कुल जू नहीं रेंग रही। हुकूमत जो है इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, जिसका हमने बारहा अपने मीडिया पे भी कहा है और अभी भी आपके तवज्जो से कि जी हुकूमत को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह का जो जुल्म कर रहे हैं और मार्केटों के अंदर हरासमेंट है इसको बंद किया। तो अब इफ्तिखार साहब, जाहिर है कि ताजिरों को टैक्स नेट में भी रखना है, ये तो नहीं हो सकता कि टैक्स नेट से इनको बाहर कर दिया जाए। तो आप लोगों के पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन हल है क्या? कोई ऐसा फिगर, कोई दरमियानी रास्ता ऐसा जो आप तजवीज़ कर सकें हुकूमत और ताजिरों दोनों को? आप लोग के पास क्या इसका सोल्यूशन मौजूद है? देखिए, इसके लिए तो जितने हमारी ट्रेड बॉडीज़ है, ये गवर्नमेंट अगर हमारे साथ बैठे और बैठने के बाद हम इन सबको बुला लेते हैं, इनसे न बातचीत की जा सकती है, को सहल तरीका बनाया जा सकता है। आप FBR के चुंगल में जो है ना, कोई भी आदमी फंसने को इस वक्त तैयार नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स पर टैक्स लगा रही है, जिसकी वजह से दुकानदारों को बहुत मुश्किल है। एक 10,000 रुपये महीने की दुकान पर 60,000 रुपये का नोटिस आ रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस महंगाई के आलम में, जबकि टैक्सों की भरमार है, बिजली के बिलों की भरमार है, टैक्सेस की इतनी ज़्यादा होने के बावजूद एक नया जो पंगा ये दे दिया 60,000 रुपये का, ये बिल्कुल वर्केबल नहीं है। लिहाजा इसको बैठकर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सॉर्ट आउट। ठीक है, लेकिन इफ्तिखार साहब, आप बैठने की बात कर रहे हैं बार बार, तो बैठे तो पहले भी हैं, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं ना। हुकूमत ने तो संजीदगी नहीं दिखाई। अब आप लोग भी हड़तालों पर आ गए, हड़तालों के बाद क्या करेंगे? मजीद कोई एहतजाज का प्लान बनाया हुआ है? क्या करने जा रहे हैं आगे, क्योंकि हुकूमत तो नहीं संजीदा? देखिए जी, इस वक्त तो जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका ओपिनियन यही है कि जी हम ये टैक्स नहीं भरेंगे। जब ये टैक्स नहीं भरेंगे तो एक मसले मसाइल ज़्यादा पैदा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फौरी तौर पर इसके अंदर बैठें और बैठकर इसको आप देखें, ये बिल्कुल ज़्यादती है और इसको मौखर करें, फौरी तौर पर इसको सस्पेंड करें। तो और ये जो बिल्स भेजे हैं इसको 3 महीने के लिए कम से कम मौखर करें और बैठकर एक सॉर्ट आउट करें इसको कितना टैक्स होना चाहिए। तो इफ्तिखार साहब, तो चूंकि नए चेयरमैन FBR लंगड़ियाल साहब आ चुके हैं, कमांड संभाल चुके हैं, तो अब ये बताएं कि उनसे कोई बातचीत, कोई मुलाकात हो सकी? उनके सामने आप लोग के मुतालबात गए? क्या उनकी सोच पिछले वालों से कुछ मुख्तलिफ? देखिए जी, गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है ताजिरों के खिलाफ। आप बिजली के बिल देख लें, गैस की प्राइस देख लें, आप ये तमाम चीज़ें जो है इससे सनतें तबाह हो रही हैं, कारोबार बुरा हाल है, टैक्स का बहुत बुरा हाल है। हमारा तो यही मुतालबा है, लंगड़ियाल साहब अब आए हैं, हमारी कोशिश है कि उनको भी मैंने ख़त लिखा है और कोशिश की है कि जी वो इस सिलसिले में जो भी उनके साथ जो लोग भी हैं वो बैठे और कराची चैम्बर में बैठे और हम तमाम ताजिरों को इकट्ठा करते हैं और बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। ये मार्केटों के लिए बहुत मुश्किल है, तो 60,000 रुपये जो है इसके टैक्स अदा करें। इसके अलावा भी और बहुत मसले मसाइल हैं जिस पर इनको बैठना चाहिए। अभी पीछे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे पास आए थे, हमने ये तमाम गुजारिशात उनके सामने पेश की थी। उस वक्त दूसरे टवाना साहब थे जो रिज़ाइन कर गए हुए हैं, तो उनको हमारी गुजारिशात का पता है और हमने लिख के भी दिया और हमने यहाँ पर चैम्बर में अपनी गुजारिशात पेश भी की थी।
तो इफ्तिखार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास आ गए, चेयरमैन FBR आ गए, टॉप लेवल तक आपने अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन अभी तक कोई हल तो ज़ाहिर है इसका नहीं निकला। कोई हफ्ते 2 हफ्ते इस बात को भी गुजर गए। तो अब ये सब कुछ करने के बाद अब आप लोगों के पास ऑप्शंस फिर बचता ही क्या? जी, हमने इसलिए टाइम दिया है, ताजरों ने टाइम दिया है कि जी हम शटर डाउन पे जा रहे हैं। अच्छा। और वो दुकानदारों ने तमाम ने इसको हामी भरी है। उस वजह से कि काफ़ी दिनों से इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, कराची चैम्बर के साथ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पर बिल्कुल कान नहीं धर रही। तो उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है कि ये प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को। चलें, हुकूमत अभी तक संजारी, अब देखना है कि कब हुकूमत ये ताजिरों की बात सुनती है, किसी टेबल टॉक के जरिए इस मामले को अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। आने वाले दिनों में इस पर आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।